आँच फूलों पर न आने दी मगर, आँच फूलों पर न आने दी मगर, खासो खाशाक को जल जाने दे। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। शहरे यार के इसी शेर से जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, आज के रिवीज़न क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। यूपी टीजीटी वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 2-2.5 साल से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। 20,000 समथिंग क्वेश्चन मैंने इसी चीज़ के करा रखे हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी हिट हो सके। 5-6 प्लेलिस्ट हैं, अगर आप देख लेते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपका एकदम पेपर मस्त होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जो आज का पहला सवाल है वो आपके सामने है। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद। गौर कीजिए इस तसनीफ़ पे। उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद। उर्दू नावल के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, ये किसने कहा है कि नावल के ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़े सादा होते हैं, तो आपका आंसर उसमें होगा अली अब्बास हुसैनी। रिवीज़न क्लास है लेकिन थोड़ी सी डिटेल में इसके बात करते चलेंगे। और यहाँ पर जो आंसर है उसका भी आंसर अली अब्बास हुसैनी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ए जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, गलती नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल इसी तरह का देखिए। दर्जा झेल में से कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी की है? उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़, उर्दू मसनबी शुमाली हिंद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी का। देखिए, ये सी वाला आंसर तो आपको मालूम है। ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये पीएचडी का मकाला था गोपीचंद नारंग की, जो 3 हिस्सों में शाया हुआ, तो उन्हीं की ये किताब है। ऊपर वाली जो तसनीफ़ है वो अभी मैंने पढ़ी थी, आपके सामने क्वेश्चन था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उर्दू नावल की तारीख़ और तारीख़ के बाद में और तनक़ीद लगा हुआ है तो होंगे अली अब्बास हुसैनी। और यहाँ पर मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी का जो आपका आंसर सही होना है वो होगा बी। जिस बच्चे ने दिया है सही है, उर्दू नावल की तनक़ीदी तारीख़। यहाँ पे तनक़ीद के बाद और नहीं जुड़ा है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। गलत से मुझे एक चीज़ याद आई है। पिछला जो पेपर था उसमें एक कसीदा था जो मैंने सौदा का बता दिया था। वो कसीदा सौदा का नहीं था, ज़ौक़ का कसीदा था। और कसीदा वही था शबे हिजर, इस तरह से तो कुछ कसीदा था, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो सेहत याबी के लिए लिखा गया था बहादुर शाह ज़फ़र की। तो वो ज़ौक़ का कसीदा था, उसको ठीक कर लिए। मैं उस कसीदे को देखता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये वो सवाल था जो मुझसे गलत हुआ था। इस सवाल को देख लीजिए। कसीदा किसका लिखा हुआ है? शब को मैं अपने सरे बिस्तरे ख्वाबे राहत। ये कसीदा आपको याद रखना है किसका है, तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है। और किसके लिए लिखा था? तो इन्होंने ये लिखा है बहादुर शाह ज़फ़र के लिए। अब यहाँ से इसको याद रखिएगा, गलती नहीं अब होनी चाहिए, मुझसे हुई थी। और जिसने भी बताया है, जिन बच्चों ने बताया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है गिरती दीवारें किसका नावल है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये कुछ मुतफ़र्रिक़ सवाल हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल पर भी बात करते चलेंगे। तो इसमें किसका आंसर सही होना चाहिए? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो, गलत नहीं होना चाहिए। तो उपेंद्र नाथ अश्क, जिसका भी होगा आंसर उसका सही है, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। जिस बच्चे ने बी दिया है उसका सही है। देखिए, रिवीज़न क्लास है, इसको लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये आती रहेगी, दूसरे तीसरे दिन। और 1-2 महीने के बाद जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कॉलेज के एग्ज़ाम निपट जाएंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगी बिल्कुल डेली के डेली। सारे क्वेश्चन कम से कम 10-12 हज़ार जो क्वेश्चन है उनके रिवीजन करा देंगे जब तक एग्ज़ाम होगा। तो किसने तंज़ो मज़ाह में अपनी ज़ात को निशाना बनाया है? आजकल इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि जो आपके सामने दिख रहा है कि किसने अपनी तंज़ो मज़ाह को लफ्ज़ों के उलट फेर से किसने मज़ाह पैदा किया है, तो रशीद साहब ने। अपनी ज़ात को निशाना बना करके किसने मज़ाह पैदा किया है, तो वो आपका आंसर सही होगा पतरस बुखारी। छलांग पूछा जाता है, किसका मजमून है? छलांग तो आपको याद रखना फ़िक्र तौसबी। अफ़ीमियों की जन्नत किसका है? तो फ़िक्र तौसबी। फ़िक्र तौसबी को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ इनके बारे में आप फ़िक्र तौसबी, रजाई किसका है, उनकी ससुराल किसका है, ये सब फ़िक्र तौसबी का है, आपको याद रखना चाहिए। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में भी याद रखना चाहिए। ख्वाजा हसन निज़ामी 1955 में इंतकाल हुआ था। और जब इंतकाल जो है वो किसका किसका हुआ है, तो मजाज का हुआ है, साथ ही साथ में मिंटू का हुआ है। ये सब आपको याद रहना चाहिए।
अगला सवाल है, किस सिन्फ को हय्यत कुरान दर ज़बां पहलू कहा जाता है? दर्जा झेल में से उस सिन्फ को पहचानना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अज्ज़ाए तरकीबी के एतबार से देखिए तो जो है क्या कहते हैं, इसमें 5 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं कसीदे में, और जो मसनबी होती है इसमें जो है कितने अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं? तो इसमें अज्ज़ाए तरकीबी नहीं होते हैं, इनमें जो कैरेक्टर होते हैं जैसे मकाला है, मंज़र निगारी है, माफ़िकुल फ़ितरत, ये तमाम चीज़ इसमें नसर होते हैं। रुबाई जो होती है वो 4 मिसरों पे होती है। खस्सी और गैर खस्सी के तौर पे उसको दो अलग अलग तरह की रुबाइयों में बांटा जाता है। 24 औज़ान का इसमें इस्तेमाल होता है, और बहर हजज़ मुसद्दस सालिम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मरसिया के बारे में आपको पता ही है, इसमें 8 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ये तो मालूम भी होंगी। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर सही होगा मसनवी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको गौर कीजिएगा, और ये वही क्वेश्चन है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपके सामने प्रैक्टिस के तौर पे रख चुका हूँ। प्रैक्टिस मैंने 200 प्रैक्टिस सेट मैंने पूरे आपके सामने कराए हैं। प्रति प्रैक्टिस सेट अगर 50 क्वेश्चन ही अगर आप मान लें तो 200 प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन हो गए? आप कल्पना खुद ही कीजिए कितने हज़ार क्वेश्चन हो गए। उतने हज़ार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा चुके हैं। प्लस प्लेलिस्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ है उसको तो ज़रूर देखना चाहिए। अब आपके देखिए दर्जा झेल में से दर्जा झेल शायरों में से किसने तुंगहाए गज़ल की शिकायत की है? तो तुंगहाए जो है इसकी गज़ल की शिकायत यहाँ पे गलत लिख दिया है, किसने की है? किस शायर को माना जाता है? तो आपका आंसर सही होगा बाबर अली अनीस, क्योंकि इन्होंने गज़लें वगैरह नहीं कही हैं। आगे देखिए दर्जा झेल में से कौन सा बादशाह यूरोप का है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ये ऐसी मसनबियाँ हैं, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, इनसे सवाल लगातार आते रहते हैं और घुमा फिरा करके पूछते हैं। इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा इन दोनों के। अब इसमें आंसर क्या है? साथ साथ में सबरस के कैरेक्टरों में रिलेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें यूरोप का बादशाह पूछा है, तो यूरोप का बादशाह कौन था? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर होगा ज़ैनुल मलूक। तो जिस बच्चे ने ज़ैनुल मलूक दिया है उसका आंसर सही है, यानी आपका आंसर फर्स्ट सही होने वाला है। तो ज़ैनुल मलूक अब याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ज़ैनुल मलूक जो है उसका लड़का है ताजुल मलूक, और इसकी माँ का नाम है शाहबानो। यानी शाहबानो और ज़ैनुल मलूक ये दोनों राजा और रानी यानी बादशाह और मलिका हैं। कहाँ के? तो यूरोप के, यानी यूरोप का राजा है। लड़का इसका कौन है? तो वो ताजुल मलूक है। 5वां लड़का है, 4 लड़के और भी इस तरह से हैं, और इसी लड़के को देख करके इनकी आंखों की बीनाई चली जाती है बादशाह के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगला दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है? दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि बकौली जो है उसके माँ बाप का भी कैरेक्टर, जब लड़के के हैं तो माँ बाप लड़की के भी पता होने चाहिए। तो बकौली का जो कैरेक्टर है इसमें, जो हीरोइन है मसनबी गुलजार नसीम की, तो उसमें याद है जमीला परी जो है वो उसकी माँ का नाम है, और फ़िरोज़ जो है उसके वालिद का नाम है। रक्कासा वो किसके दरबार की थी? तो राजा इंद्र के दरबार की रक्कासा है बकौली। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल है, सरनदीप का राजा मसूद शाह किसका बाप है? बद्र मुनीर का है, बेनज़ीर का है, बकौली का है, ताजुल मलूक का है? देखिए नीचे वाले तो क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए ये ए और बी, सी और डी तो काट ही दीजिए, इनका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ अभी हम लोग बात कर चुके हैं। खेल जो है वो ऊपर वाले 2 में बचा हुआ है, तो इसमें आपका आंसर सही होगा बद्र मुनीर। सहरुल बयान जो मसनबी है उसमें हीरोइन जो है वो बद्र मुनीर है, और लड़का जो हीरो है वो है बेनज़ीर। अब याद रखना, जो बद्र मुनीर है, तो बद्र मुनीर का जो बाप है वो कहाँ का है? तो सरनदीप का वो राजा है बद्र मुनीर, यानी हीरोइन का बाप। हीरो जो है बेनज़ीर, बेनज़ीर का बाप कौन है? तो मलिक शाह या मुल्क शाह, जो भी हो, मलिक शाह सही हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। देखिए आप गौर से वीडियो को सुनते रहिए, और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूं ही याद हो जाएंगी। वीडियो को बार बार देखिए। अगर बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करना तो चाहिए, कम से कम दिन में 1 घंटा बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो भी बुक आपके पास हो। लेकिन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने से उसमें 2 चीज़ों याद होती है। एक तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होता है, दूसरी चीज़ सुनने की चीज़, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में आपको याद होता है। तो देखिए दबीर ने जाफ़र हुसैन ख़ान की फरमाइश पे 1859 में कहाँ का सफ़र किया था? बहुत आसान सा सवाल है, और ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। उन बच्चों के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए जो बच्चे रोज़ होते हैं। जैसे फ़ातिमा ख़ान है, उसका क्वेश्चन कभी बहुत ही कम गलत होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि फ़ातिमा ने जो कमेंट किया हुआ है
कि 159 उन्वान जो हैं वो नहीं हैं उसमें कुतुब मुश्तरी में, और शायद 66 बताए हुए हैं। ये कोई बच्चा क्लियर करके बताए। मेरा जो अपना मुताला है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो वो 159 मैंने जो जितना बताया वो ठीक है। खैर, आप देखिए ये सवाल आपका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ पहली बात तो सन याद रखिएगा। मैंने कहा सफ़र सबके याद होने चाहिए। जो अजीमाबाद है, बहा का सफ़र किया था, अजीमाबाद का सफ़र आपको याद रखना है। सी आंसर सही होगा। किसने किया था? तो दबीर ने। कब किया था? 1859 में। इनसे 1 साल पहले अजीमाबाद का सफ़र बाबर अली अनीस ने किया था। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 साल पहले वो पैदा भी हुए थे 1802 में, ये 1803 में पैदा हुए, तो सफ़र भी 1 साल पहले ही जहाँ भी किए उन्होंने पहले ही कर लिए। तो अब आपको दबीर का मतलब याद रखना है कि ये इन्होंने किसकी फरमाइश पे किया था? जाफ़र हुसैन की फरमाइश पे किया है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। कब किया है? तो ये किया है इन्होंने 1859। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है 1874। 1874 याद रखना है। ये 2 डेटें इसलिए, ये दोनों इसलिए में फेमस हैं। ये वाली डेट में पहली बात तो इंतकाल है अनीस का। दूसरी चीज़ ये वाली डेट जो है 74 की से जो है 74 जो है 74 की 1874। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें कोलकाता का, यानी कलकत्ता जिसे कहते हैं, उसका सफ़र दबीर ने किया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है बाबर अली अनीस। अनीस ने सैयद कासिम अली के बेटे, क्या नाम था? सैयद हामिद जो हैं वो बेटे हैं किसके हैं? सैयद कासिम के। ये चीज़ याद रखिएगा। मरसिया पढ़ने के लिए कहाँ का सफ़र किया था? आजकल कॉमन सेंस के सवाल बन रहे हैं और कॉमन सेंस में ये घुमा फिरा करके बना सकते हैं। सवाल को यूं भी कर सकते हैं कि हामिद के कहने पर या हामिद की फरमाइश पर कासिम का मरसिया पढ़ने पहुंचे थे अनीस। इस तरह का कॉल सही है या गलत में जब पूछें तो ऐसे पलट देंगे। इसलिए पढ़ते टाइम गौर करके पढ़िएगा कि यहाँ पर जो वालिद हैं वो हैं सैयद कासिम अली और बेटा जो है वो सैयद हामिद है। ठीक है, और उसी के बेटे के मरने पर ही, ये उनके बेटे के मरने पर इन्होंने सफ़र किया है अजीमाबाद का। चूँकि मैंने ये बात अभी शुरू में कही थी तो आंसर सभी का सही हुआ होगा। इन्होंने 1 साल पहले ही अजीमाबाद का सफ़र कर लिया था, तो आपका इसमें आंसर सही होगा 1958 अजीमाबाद। आई थिंक क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि शहर के एतबार से तरक्की पसंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की तरकीब बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन बताएगा? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके दिमाग में एक फीड बैठ चुका है कि पहले तरक्की पसंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो हुई थी वो लखनऊ से हुई थी। ये दिमाग से निकाल दीजिए जब तरतीब मिलाना हो। क्यों निकाल दीजिए? उसे आपको याद तो रखना है पहले शुरुआत जो लखनऊ से हुई, लेकिन अगर तरतीब मिलाने को दे दी लखनऊ छोड़ करके, अगर लखनऊ वाला वर्ड किसी में ना दिया और इलाहाबाद से कोलकाता से उन्होंने शुरू कर दिया, कोलकाता ऐसे लिख दिया, कोलकाता दिल्ली लखनऊ हैदराबाद, तो क्या करोगे? तो आप ये चीज़ शुरू में ढूंढने लगते हैं कि हाँ आप देखें कि लखनऊ कहाँ पे है, और लखनऊ से 2 बार कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, क्या पता दूसरी बार से आगे की तरतीब मिलाने को दी गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। लखनऊ आप ढूंढ रहे हैं तो लखनऊ के बाद मुंबई भी है, मुंबई के बाद जो दिल्ली था, दिल्ली के बाद हैदराबाद, तो वो 5वें नंबर की लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ से दे रहे हों। तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो आपके पास इस तरह का सवाल, ट्रिकी सवाल निकालने के लिए एक ही तरीका है कि आपको 8 कॉन्फ्रेंस शहर याद होने चाहिए, सन याद होने चाहिए, साथ ही साथ में सदारत याद होनी चाहिए। याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि देखिए 4 टुकड़ों में याद करिए। लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद। लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, और फिर उसके बाद फिर लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। आई थिंक क्लियर हो गया। बाद में उंगलियों पर गिना ज़रूर कीजिएगा, 8 तक जाइएगा, पता चल जाएगा गड़बड़ कहाँ पे कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको देखिएगा कि लखनऊ दे रखा है, तो पहला हिस्सा लखनऊ का सही है। दूसरा इन्होंने गायब कर दिया कोलकाता, और तीसरा नंबर दिल्ली वाला दे दिया। फिर चौथा नंबर इन्होंने क्या करा है? हैदराबाद को गायब कर दिया है। 5वें नंबर का लखनऊ दे दिया है। फिर क्या करा है कि दिल्ली जो है वो 7वें नंबर पे उसको उठा करके दे दिया, और 8वें नंबर का हैदराबाद दे दिया है। इस तरह से आपकी जो तरतीब होगी वो सही होगी बी। ठीक है, तो क्या लखनऊ, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन हैदराबाद के मुंबई पहले बाद में ना किया होता कहीं। देखिए इस तरह से आपको याद रखना। दूसरी चीज़ की सदारत इसमें सिर्फ 7 लोगों ने आम जलसे की है। तो प्रेम, मलिक, अब्दुल अलीम, ऐसे ट्रिक से याद करिए। प्रेम, मलिक, अलीम, हसरत। प्रेम, मलिक, अलीम, हसरत। फिर कहिए प्रेम, मलिक, अलीम, हसरत। रशीद, राम, कृष्ण। रशीद, राम, कृष्ण। कैसे अब ये होगा? प्रेम मतलब प्रेमचंद ने सबसे पहले की है,
फिर उसके बाद में जो है मलिक हमने कहा तो जो है मलिक राजा आनंद का नाम याद रखिएगा। अलीम यानी अब्दुल अलीम ने की है तीसरे की, चौथे की हसरत। तो हो गई आपकी ट्रिक, इस तरह से ध्यान रखिएगा। प्रेम, राम, अलीम, हसरत, प्रेम मलिक अलीम हसरत, प्रेम मलिक अलीम हसरत। फिर से अब दूसरा 3 बचे हुए कौन कौन हैं? रशीद, राम, कृष्ण। रशीद अहमद सिद्दीकी, राम से होगा रामबिलास शर्मा और कृष्ण से होगा कृष्णचंद। हिंदू धर्म के दोनों देवता भी माने जाते हैं, राम भी माने जाते हैं और कृष्ण भी माने जाते हैं। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से अलग अलग आप ऐसे ना याद कीजिए कि कौन सा किसमें किसने सदारत की। 8 उनकी लाइन अलग याद कीजिए, इनकी 8 अलग कीजिए, और जैसे पूछा जाए तो जो भी पूछा गया तुरंत उंगली पर गिन लीजिएगा, फटाक से मिला लीजिएगा। सन भी आपको याद रहे, 36 में हुआ, 2 साल बाद 38 में हुआ है, 30 फिर 4 साल बाद 42 में हुआ है, और साथ ही साथ में 3 साल 42 के बाद 3 साल बाद 45 में हुआ, फिर 47 में हुआ, फिर 49 में, फिर 52 में, फिर 56 में। इस तरह से 56 तक ये रहा है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। बहुत टाइम मैंने ले लिया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, रामबिलास शर्मा ने तरक्की पसंद तहरीक किस शहर की सदारत की है? तो शहर आपको याद है, उम्मीद करता हूँ सारे। लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद। ठीक, फिर लखनऊ, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर हैदराबाद। इस तरह से याद है। अब इधर देखें किसको बताया, रामबिलास। तो जोड़ लीजिए रामबिलास कब है, कितने नंबर पे है? प्रेम मलिक 2, प्रेम नंबर 1, मलिक 2, नंबर 3 अलीम, नंबर 4 पे हसरत, नंबर 5 पे रशीद, और नंबर 6 पे रामकृष्ण है। तो 6 पे राम है, 7 पे कृष्ण है। तो 6 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है आपको फटाक से पता है, मुंबई। आपका आंसर सही होगा मुंबई। बहुत आराम से निकाल सकते हो। लिस्ट अलग अलग याद करिएगा, उसमें कौन से ने की है, किसमें किसने की, इस तरह से नहीं याद करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से याद कीजिएगा, आसान हो जाएगा। सवाल है, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। तो फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ये जो शेर है वो किस सफ़रनामे में इस्तेमाल हुआ है? वाओ। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुम में, जापान चलो जापान चलो। ये 4 सफ़रनामे आपके सामने हैं, आपको याद रखना चाहिए। कितने सफ़रनामे हैं? तो चारों सफ़रनामे आपको याद रखना है। तो इसमें किस में इस्तेमाल हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुम में, चलते हो तो चीन को चलिए। ये चारों आपको याद रखना है। किसके हैं? मुसाफिर की डायरी वगैरह ये सारे जो हैं वो इब्ने बतूता के हैं, इब्ने इंशा के हैं। इब्ने इंशा का नाम याद रखिए। ये ऊपर जो तीनों दिए गए हैं ये इब्ने इंशा के ही हैं। चलते हो तो चीन को चलिए चौथा, ये भी इब्ने इंशा का है। तो इब्ने इंशा के नीचे जो जापान चलो ये मुज्तबा हुसैन का है। और ये शेर जो इस्तेमाल हुआ है कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ये जापान चलो जो सफ़रनामा मुज्तबा हुसैन का है उसी का उन्वान है। तो इसमें कितने उन्वान हैं कुल मिलाकर के? जापान चलो में उन्वान टोटल हैं 15 उन्वान हैं। और इसमें तीसरे उन्वान में शेर है, और साथ साथ 5वें उन्वान में शेर है, और 14वें उन्वान में शेर है। ये शेर पूछा जा सकता है कौन सा उन्वान किस शेर से शुरू होता है। तो ये जो वो बज़्म में आए इतना मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी, ये जो शेर आपके सामने था ये जो है उन्वान है 5वें नंबर का, प्रोफेसर सूज़की और उर्दू इसके साथ साथ में और मिसेस सूज़की, ये जो उन्वान है उसी में ये मीर वाला शेर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। और इसके बाद में ये किसमें उन्वान है? टोक्यो में हमारा वरूद मसूद, उसमें भी एक शेर इस्तेमाल हुआ था। अब वो तीसरे नंबर का उन्वान था, और उसमें शेर जो इस्तेमाल हुआ है वो है, एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं। ये वाला शेर है वो तीसरे उन्वान में। 15 टोटल हैं, तो तीसरे में ये इस्तेमाल हुआ है। उन्वान का नाम क्या है? वरूद मसूद, जो मसूद के नाम से, बस इतना जहन में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और दूसरी चीज़ है, इसमें एक और शेर है। अब वो शेर है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। ये 14 नंबर का जो उन्वान है टोक्यो के बाज़ार में, उसी में ये बाज़ार वाला शेर इस्तेमाल हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए। अच्छा, आगे देखिए, सवाल है कि सफ़रनामा जापान चलो में 7वें जो है हिस्से का उन्वान क्या है? कौन सा उन्वान से शुरू होता है? देखिए, उन्वान तमाम चीज़ों के याद रखने चाहिए, जो ख़ास हैं मैंने सारे वीडियो में डिस्कस कर दिए। जितने मैंने कर दिए हैं इतने ही अगर आपको याद है तो बहुत हैं। तो इसमें सफ़रनामा जापान चलो मैंने कहा 15 हैं। मेरे ख्याल से एक बार 15 के 15 लिख करके पढ़ लीजिएगा, और 2-3 बार उसको रिवाइज़ कीजिएगा, याद रहेगा। अब जैसे जापान चलो में जो पहला उन्वान है वो तो यही है, जापान चलो। ठीक है। दूसरा कौन सा है? अब इसमें देखिए जो यहाँ पे दिया, जापान में मज़ीद उर्दू। तो जापान में मज़ीद उर्दू जो है ये वाला, ये नंबर है 6, ये उन्वान है 6 नंबर का।
ठीक है। और टोक्यो में हमारा वरूद मसूद, अभी शेर मैंने सुनाया था, तो वो उन्वान है 3 नंबर का। और इसके बाद में प्रोफेसर सुजुकी, और ये जो मैंने क्या कहते हैं बताया है, प्रोफेसर सुजुकी और मिसेस सुजुकी, ये वाला जो उन्वान है वो 5 नंबर का है, आपको मैंने बताया था 5 नंबर का। अब टोक्यो में, टोक्यो के बाज़ार में, ये टोक्यो के बाज़ार में कितने नंबर का है? तो टोक्यो के बाज़ार में जो है वो, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, टोक्यो के बाज़ार जो है वो 14 नंबर का है, उसी में तो शेर मैंने सुनाया था दुनिया। इसमें 7वां जो मैंने छठा बता दिया ये गलत है, ये 7वां फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। एक बार फिर चेक करते हैं। देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया जी। याद रखिए जापान में मज़ीद उर्दू, ये जो आंसर फर्स्ट वाला है यही सही होना। 7वां है जापान में मज़ीद उर्दू, तो 7वां यही याद रखिएगा। और जो मैंने छठा बता दिया है जापान में उर्दू है, वो जापान में उर्दू वाला छठा है, जापान में मजीद उर्दू ये 7वां है। अब याद रखिएगा। तो 15 के 15 एक बार नोट कर लीजिए मेरे ख्याल से। जैसे पहला वाला लिख लीजिए, जापान में, जापान चलो पहला वाला है टॉपिक, पहला उन्वान है। दूसरा उन्वान है खुश रहो अहले वतन, और तीसरा है टोक्यो में हमारा बरूद मसूद, और चौथा है टोक्यो में याद इब्ने इंशा। चौथा है इब्ने इंशा की बात चौथे में है, मसूद की बात तीसरे उन्वान में है, शुरू होता है। और प्रोफेसर सुजुकी 5वां उन्वान, और जापान में उर्दू छठा है, जापान में मजीद उर्दू 7वां है। जापान में हम लखपति बन गए, लखपति 8वां नंबर का उन्वान है। मजीद आगे देखो महज़ब पानी और गैर महज़ब पानी, ये वाला उन्वान जो है वो 9 नंबर का है। और यूनेस्को की छतरी ये 10 नंबर का उन्वान है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, मुझे याद आ गई कि यूनेस्को में जो छतरी है, इसी यूनेस्को की छतरी के नाम इसका जापान चलो का इंतसाब भी किया है मुज्तबा हुसैन ने, ठीक है। और 11 नंबर का बुलेट ट्रेन में कभी ना बैठो, 12 नंबर का खामोशी गुफ्तगू, 13 नंबर का कौन सा है तो जापान में इस्लाम, और 7वें नंबर का है टोक्यो के बाज़ार में, 14वें नंबर का टोक्यो के बाज़ार में, 13 है जापान में इस्लाम, 14 नंबर है टोक्यो के बाज़ार में, और आखिरी जो है 15 नंबर का हरफ आखिर। तो कुल मिलाकर के ये 15 हैं। बहुत टाइम ले लिया यार। आगे देखिए, अगला सवाल है हयात जावेद। ये बड़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। हयात जावेद 1901 में सवाने कितने हिस्सों पर है? ये सवाने ही गलत लिख के रखा हुआ है, इसको सही कीजिए पहले। अब यहाँ पे आपके सामने जो सवाल है देखिए, तो हयात जावेद किसने लिखी है? उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम है किसकी लिखी हुई है। तो हाली ने लिखी है सर सैयद पे। हाली ने अमूमन जो सवानें लिखी हैं वो दो हिस्सों पर ही हैं, तो इसमें भी 2 ही हिस्से होंगे। बहुत आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही हुआ होगा, यानी ये आंसर जिसने फर्स्ट दिया है उसका सही है। चाहे यादगार गालिब हो, चाहे हयात सादी हो, चाहे हयात जावेद हो, ये सब 2 हिस्सों पे हैं, तीनों के तीनों आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ 15 हिस्से ये किसके हैं, 15 जो बाब हैं वो किस में हैं? तो 15 वाला भी याद रखिए। इस आवाज़ ख़राबे में जो 1996 में आई है अख्तरुल ईमान की, उसमें तो 15 ही हैं। अब ये 7 वाला आपको याद रखना है। 7 किस में बाब हैं? तो ख्वाब बाकी हैं जो आल अहमद सुरूर की है, उसमें 7 उन्वान हैं। 15 किस में हैं? 15 बाब किस में हैं? तो इस आवाज़ ख़राबे अख्तरुल ईमान की कब आई? तो 96 में आई थी। ख्वाब बाकी हैं, इसमें कितने हैं? तो इसमें 7 हैं, ये सामने आपको दिख रहा है। अच्छा 7 याद भी कर लीजिए। 7 अगर उन्वान है तो या इसको नोट कर लीजिए। ख्वाब बाकी है कि 7 हैं। सबसे पहले एतराफ़ है, फिर दूसरे बार में हरफ आगाज़ है, और फिर उसके बाद में रामपुर। 3 याद हो गए। हरफ आगाज़ है, सबसे पहले हरफ आगाज़ ये आपको याद रखना है, एतराफ़ याद रखना है, फिर हरफ आगाज़। पहले एतराफ़ नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे हरफ आगाज़, फिर नंबर 3 पे रामपुर, नंबर 4 पे लखनऊ, नंबर 5 पे अलीगढ़, नंबर 6 पे शिमला होगा, और हरफ आखिर। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इनमें शेर भी हैं लेकिन मैं उसको बताऊंगा तो बहुत डिटेल लंबा हो जाएगा। अब नीचे जो 11 नंबर आपको दिख रहा है, ये 11 वाला फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ 11 वाला तो याद ही होगा। बहुत आसान सी चीज़ें इसके बारे में मैंने बताई थी। आगे देखिए, अगला सवाल है शिबली नौमानी की 1898 में कौन सी तसनीफ़ शाया हुई? ये चारों जो आपके सामने हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही होना चाहिए। क्या आंसर आपका सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें 1898 है जो आपको दिख रहा है, और उसमें आपको सही आंसर देना है। सही होगा आंसर अल फ़ारूक। जिसने आंसर आपको सी दिया होगा उसका आंसर सही है। अल फ़ारूक आपको याद रखना है, 98 में है। सबसे पहले ऊपर आपको जो दिख रही है सीरतुन नबी, नहीं सीरतुन नौमान, सीरतुन नौमान आपको याद रखना है 1891 है।
ठीक है, मतलब क्रम ऐसे याद रखिए। सबसे पहले अल फारूक 1898 में है, फिर उसके बाद में है सीरतुन नोमान जो 1891 में है, यानी 3 साल बाद उसके 1891 में आई। इसके बाद में है सफ़रनामा मिस्र रोमो शाम जो आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 94 का है। तो 94 में ये आया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अल गज़ाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1802 में है, वो 1902 में है। तो 1902 में अल गज़ाली है, 94 में ये सफ़रनामा है, और सीरतुन नबी जो सीरतुन नोमान है वो 91 में है। इस तरह से आपको सभी के क्रम याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, हरफ़ आगाज़ उन्वान किस खुद नविस्त में इस्तेमाल हुआ है? अभी मैंने इस पे बात की थी और ये सभी को मालूम होगा हरफ़ आगाज़ किस में इस्तेमाल हुआ है। तो ख्वाब बाकी हैं, आपको याद रखना है, आले अहमद सुरूर की ख्वाब बाकी हैं, ठीक है। और वरूद मसूद जो है वो आपको याद रहना चाहिए। वरूद मसूद कब आई है? तो 1989 में पहला एडिशन आया था। इसमें 17 पहले एडिशन में 17 जो है उन्वान बाब हैं, और बाद में अगला जो एडिशन दूसरा आया था उसमें 18 हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में अल फारूक का तो आपको मैंने अभी बताया था, अल फारूक 98 में आई है, ये चीज़ आपको पता ही है। अगला देखो, शिबली नौमानी की तस्नीफ मवाजना अनीस व दबीर किस सन में शाया हुई? तो मवाजना अनीस व दबीर किस सन में शाया हुई? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 1891। आपको मवाजना अनीस व दबीर 1891 में है क्या? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 91 में मैंने अभी बताया था सीरतुन नोमान, अब गलती नहीं होनी चाहिए। 1907 आंसर आपका जो सही है वो 1907 सही है, यानी 1907 में कौन सी तसनीफ़ आई? तो मवाजना अनीस व दबीर, ठीक है। 94 में कौन सी आई है? तो ये भी मैंने अभी शुरू में बात किया था, इनका जो सफ़रनामा था मिस्र रोमो शाम वो 94 में। 98 में कौन सा आया है? तो अल फारूक। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर सकते हैं, किसी के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए वीडियो। जुड़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, फ्री में पूरी तैयारी आपकी होती है। गुबार खातिर को 1946 में किसने शाया किया? अब यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें 46 दो बार शाया हुआ, एक 46 एक 47। कन्फ्यूज़न यहीं पे है कि 46 और 47 आपके सामने। तो 46 में आपको याद रखिए जो है जमील, यहाँ पे जमील है क्या? गलत है शायद। आंसर आपका सही होगा डी आंसर, क्योंकि आंसर जो डी है वो मोहम्मद अजमल ख़ान जो हैं, वो आंसर आपका सही होगा। ये वाला डी जो है वो बिल्कुल सही है। इन्होंने 1946 में, मालिक रान ने 1947 में इसको शाया किया है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, गुबार खातिर के पहले ख़त और आखिरी ख़त की इशाअत आपको बतानी है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 9 अगस्त 1942, 15 जून 1945, या 10 अगस्त 1942, 16 सितंबर 1943। 10 अगस्त 1941, 16 सितंबर 1945, 15 अगस्त 1942, 16 दिसंबर 1945। तो पहला ख़त जो है, पहला ख़त और आखिरी ख़त की इशाअत आपको बतानी है। तो आंसर जिस बच्चे ने बी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। 10 अगस्त 1942 को पहला ख़त लिखा और आखिरी ख़त 16 सितंबर 1943 का है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, कुल मिलाकर के ये जेल में कितने दिन रहे? तो जेल में रहे हैं 9 अगस्त 1942 को ये जेल में गए हैं अहमदनगर, और दूसरी बात ये 15 जून 1945 को बाहर आए हैं। कुल मुद्दत जेल में इतनी रही है। फर्स्ट वाला जो आंसर है वो क्या कहते हैं, 9 अगस्त को गए हैं, तभी 10 अगस्त को इन्होंने पहला ख़त लिखा, ठीक। और ख़त की जो इशाअत है वो 16 सितंबर 1943 का आखिरी ख़त है। 24 कुल मिलाकर के इसमें ख़त हैं। बाकी आप यहीं तक क्वेश्चनों पे रखते हैं, और कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके सामने रखा जाए, और डिटेल मैं कहता हूँ इसीलिए गौर से सुना कीजिएगा। तो बार बार सुनने से, रिवीज़न करने से आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गहरी समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम बहुत आसानी से नहीं क्वेश्चन रखे जाएंगे। एक सीट पे टीजीटी में 312 बच्चे के समथिंग हैं। कितने भी एब्सेंट हो जाएं तो 200 से कम तो नहीं होंगे हर सीट पे। तो इतने बच्चे हैं तो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा गहरा बनाने की कोशिश की जाएगी, और गहरा ही मुताला करने का और एनालिसिस करके मुताला करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। जुड़ने के लिए आप नंबर अगर पूछते रहते हैं बार बार तो 63 86 492 279। कोई मशवरा चाहिए तो इस पर आप
बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो स्क्रीनशॉट इस पे भेज सकते हैं।